हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे डेल्टा चैनल के एक नए वीडियो पे। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के जो 3 लॉज हैं या उनके जो स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन उनसे रिलेटेड जो भी कुछ कॉन्सेप्ट है, कहां से फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड हम कहां से ला सकते हैं, फोर्स का डेफिनेशन किस लॉ से आता है और एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या है, ये सभी हमने अपने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज मैं लेके आ गया हूं आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे क्या है इनर्शिया। ठीक है, क्या है इनर्शिया। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। गाइस, इनर्शिया क्या चीज है ये मैंने आपको पहले वीडियो में ही बता दिया था। ठीक है, पहले वीडियो में ही बता दिया था, लेकिन मैंने सिर्फ ये वर्ड यूज नहीं किया इनर्शिया। ठीक है, वर्ड यूज नहीं किया, बट कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आपको पहले वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया इनर्शिया मींस, तो चलिए इनर्शिया देखते हैं क्या है इनर्शिया। आज हम देखने जा रहे हैं इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शिया क्या चीज है। देखिए, मैंने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में आपको बोला था कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बाहर से कोई फोर्स मतलब एक्सटर्नल इंफ्लुएंस हम अगर अप्लाई नहीं करते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स अगर हम कोई अप्लाई नहीं करते हैं, तो एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो चाहता है कि वो हमेशा रेस्ट पर रहे। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक स्ट्रेट पाथ में, वो चाहता है कि वो हमेशा उसी स्ट्रेट पाथ में एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहे अगर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उनके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहे तो गाइस, एकदम सीधी सी बात है कि ये जो टेंडेंसी है, ठीक है, ये जो टेंडेंसी है कि अगर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं होता, कोई एक्सटर्नल इंफ्लुएंस अप्लाई नहीं होता, तो एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है वो हमेशा रेस्ट पर रहेगा और जो मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी में स्ट्रेट पाथ में चलता रहेगा। ठीक है, ये जो टेंडेंसी है किसी ऑब्जेक्ट का, ये एक जनरल टेंडेंसी है। ठीक है, इस टेंडेंसी को ही हम बोलते हैं इनर्शिया। मैंने पिछले दिन ये वर्ड क्लियर नहीं की, मतलब ये वर्ड को यूज नहीं किया था, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आज बोला अभी, ये तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था। तो अब हम देखेंगे कि इनर्शिया क्या मतलब क्या चीज है। ये तो मैंने आपको बोला अभी कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि एक होता है जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है उसका रेस्ट में रहने का टेंडेंसी, एक होता है जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसका मोशन में रहने का टेंडेंसी। इसका मतलब दो टाइप के इनर्शिया होते हैं। क्या? एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर रहना चाहता है इसलिए एक इनर्शिया, और एक ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करना चाहता है, इसका एक इनर्शिया। ठीक है, इसीलिए हम इनर्शिया को एकदम बेसिक से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इनर्शिया को हम बेसिक से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या है, मैंने बोला अभी रेस्ट में रहने का टेंडेंसी। ठीक है, रेस्ट में रहने का टेंडेंसी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक इनर्शिया, स्टैटिक इनर्शिया और इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अभी देखिए दोस्तों, क्या है स्टैटिक मतलब क्या, कोई चीज जब एक ही जगह पे मतलब खड़ी रहती हो, ठीक है, वहां पे ही ये एकदम वहां पे ही है, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक कंडीशन, मतलब कहीं मूव नहीं कर रहा, वहां पर ही, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक कंडीशन। ठीक है, तो ये स्टैटिक कंडीशन और रेस्ट में रहने का जो टेंडेंसी है, इसी को हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक इनर्शिया और इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, स्टैटिक इनर्शिया और इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मैंने आपको क्या बोला कि ये तो हो गया रेस्ट में रहने का टेंडेंसी। अभी एक और है, क्या है वो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में स्ट्रेट लाइन में मूव करने का टेंडेंसी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे, एक और इनर्शिया है उसको हम बोलेंगे काइनेटिक इनर्शिया और
inertia of motion। तो क्या हुआ हमारे पास दो इनर्शिया हुए, एक हुआ क्या इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, और एक हुआ क्या इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इसका मतलब क्या है, मैं इन शॉर्ट आपको यहां पे बता देता हूं। अगर इफ velocity of an object equals to 0, v equals to 0, and force applied also equals to 0, मतलब क्या, v equals to 0 and force applied also equals to 0, अगर ये कंडीशन है then the tendency of this object to be at rest forever, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे स्टैटिक इनर्शिया, ठीक है। अगर क्या हुआ, मैंने आपको समझा दिया कि अगर v इक्वल्स टू 0 है किसी ऑब्जेक्ट का और बाहर से जो फोर्स एप्लीकेशन हुआ है F अप्लाइड वो भी 0 है, तो वो ऑब्जेक्ट का जो टेंडेंसी है हमेशा रेस्ट कंडीशन में रहने का, इसी को हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक इनर्शिया और इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। और एक और पोर्शन है, if v of an object is not equals to 0 but constant and F applied equals to 0, ठीक है। मतलब क्या, एक ऑब्जेक्ट है अगर वो मूव कर रहा है, ठीक है, काइनेटिक इनर्शिया मतलब क्या, मूव करते रहने का टेंडेंसी एक वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो यही बात मैंने बोला कि माफ कीजिएगा बाहर का थोड़ा नॉइज है, बहुत मतलब गाड़ियां जा रही हैं बाहर से। तो अब अगर v नॉट इक्वल्स टू 0 है, नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब ये 0 के इक्वल नहीं है बट एक कांस्टेंट इसका वैल्यू है, मे बी 1 मीटर पर सेकंड, मे बी 2 मीटर पर सेकंड और व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है, एक कांस्टेंट वैल्यू है और बाहर से हमने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स एप्लीकेशन नहीं किया, F applied equals to 0, then the tendency of the object to maintain its v equals to constant is this, क्या है, ये है काइनेटिक इनर्शिया। अब आप समझ गए होंगे, देखिए तो देख लीजिए एक बार, v equals to 0, अगर v equals to 0 है मतलब रेस्ट पर है, F applied भी 0 है, तो फिर क्या हुआ, उस ऑब्जेक्ट का उसी कंडीशन में रहने का जो टेंडेंसी है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इनर्शिया। और अगर v not equals to 0 है और बट कांस्टेंट वैल्यू है v का एक, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट अगर बाहर से उसके ऊपर कोई फोर्स एप्लीकेशन नहीं होता, F applied equals to 0 है, तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा अपना v equals to कांस्टेंट को मेंटेन रखने का जो टेंडेंसी है उसी को हम बोलते हैं काइनेटिक इनर्शिया, ठीक है। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है, अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए ये है मेरा एनाटॉमी बुक, ये एक एनाटॉमी बुक है मेरा, तो और ये एक कागज है, ठीक है, ये एक कागज है। तो मैंने इस एनाटॉमी बुक के ऊपर, एनाटॉमी बुक को मैंने ऐसे पकड़ा, इसके ऊपर मैंने ये कागज को ऐसे प्लेस कर दिया, ठीक है, ऐसे मैंने कागज को प्लेस कर दिया और ये मेरे हाथ में एक रबर है, ठीक है, ये मेरे हाथ में एक रबर है। तो रबर को मैंने ऐसे कागज के ऊपर एक पॉइंट में मैंने रख दिया। अभी देख सकते हैं आप कैसा है, ये है बुक, ये है कागज, उसके ऊपर रबर, ठीक है, उसके ऊपर ये रबर है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, देखिए बुक रेस्ट पर है, कागज रेस्ट पर है और रबर भी रेस्ट पर है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, देखिए ये जो बुक के ऊपर जो कागज है, मैंने इस कागज को मैंने फोर्सफुली इधर खींचा, ठीक है, फोर्सफुली इधर खींचा, एक फोर्स अप्लाई किया इस कागज के ऊपर। अभी देखिए कागज तो रेस्ट कंडीशन में था, उसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो वो क्या होगा,
उसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा, वो मूव कर जाएगा। उसका जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, रेस्ट में रहने का जो टेंडेंसी था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो ये था, अभी यहाँ पे क्या हो गया, इफ अप्लाइड नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया। मैंने कागज के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर दिया, इसीलिए क्या हुआ, कागज का जो स्टैटिक इनर्शिया है वो ब्रेक हो गया। ठीक है, और ये जो रबर है, देखिए रबर तो कागज के ऊपर था, तो इसको भी तो कागज के साथ आना चाहिए था, लेकिन ये देखिए ये कहां पर है, ये देखिए बुक के ऊपर है ये रबर, तो ये क्यों नहीं आया। अभी देखिए मैंने डायरेक्टली रबर के ऊपर मैंने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, मैंने फोर्स अप्लाई किसके ऊपर किया, कागज के ऊपर किया, रबर के ऊपर मैंने डायरेक्ट कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया। इसीलिए तो ये अभी ये कंडीशन रबर के केस में आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, ये जो रबर है इसके केस में आप अप्लाई कीजिए। फोर्स इस कागज के ऊपर फोर्स एप्लीकेशन करने से पहले इस रबर का V कितना था, 0 था। ठीक है, और कागज पर मैंने फोर्स अप्लाई किया, रबर पे थोड़े किया, रबर पे तो नहीं किया, तो फोर्स अप्लाई कागज के ऊपर करने के बाद भी रबर के ऊपर F अप्लाइड कितना था, 0 ही था, F अप्लाइड 0 ही था। तो रबर क्या होगा, मतलब रबर ने तो काइनेटिक इनर्शिया के जो मतलब कंडीशंस है वो तो रबर ने सेटिस्फाई किए हैं, तो इसके ऊपर क्या हुआ, अगर रबर ने काइनेटिक स्टैटिक इनर्शिया के अगर कंडीशन को सेटिस्फाई किया है तो वो स्टैटिक इनर्शिया में ही रहेगा या फिर रेस्ट में ही रहेगा। क्यों, उसका तो टेंडेंसी है ही रेस्ट में रहना, अपने इनर्शिया को मेंटेन करना। इसीलिए अभी तक ये रबर यहाँ पर ऐसे है। ठीक है, ये इस कागज के साथ चला नहीं आया, क्यों, इसके ऊपर हमने डायरेक्ट कोई F एक्सटर्नल या F अप्लाइड अप्लाई नहीं किया। ठीक है, इसीलिए F अप्लाइड 0 है, V तो 0 ही था, इसलिए इसने अपना V इक्वल्स टू 0 दैट इज स्टैटिक इनर्शिया को बरकरार रखा। ठीक है, आप समझ गए होंगे, तो मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दे दिया। अभी एक काइनेटिक इनर्शिया का एक एग्जांपल देता हूं आपको। काइनेटिक इनर्शिया का, काइनेटिक इनर्शिया का क्या एग्जांपल है, आप कभी ट्रेन में उठे होंगे, सभी लोग आप ट्रेन में उठे होंगे, उठे कि नहीं आप। ठीक है, और जो लोग प्लेन से ट्रैवल करते हैं उनका बात तो अलग है, लेकिन ट्रेन में मैं होप करूंगा कि सभी उठे हैं। तो ट्रेन में तो चढ़े होंगे आप, तो ट्रेन में क्या होता है, ट्रेन जब एक वेलोसिटी से ट्रेन चल रहा है, ठीक है, एक वेलोसिटी से चल रहा है, चलते 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 ट्रेन क्या होता है, स्टेशन पे आके रुकता है। ठीक है, स्टेशन पे आके रुकता है। आपने कभी मतलब ये नोटिस किया कि स्टेशन पे आके जब ट्रेन रुकता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी ऐसे लीन हो जाती है, मतलब सामने की तरह ऐसे झुक जाती है। आपने ये कभी नोटिस किया होगा, नोटिस तो क्या ही होगा। तो इसका मतलब क्या है, क्यों ऐसा क्यों होता है। ठीक है, हमारे ऊपर किसी ने फोर्स अप्लाई किया क्या, ट्रेन में तो हम खड़े हैं चुपचाप, हमारे ऊपर किसने फोर्स अप्लाई किया, किसी ने भी नहीं। तो ये क्यों होता है, देखिए आज जब ट्रेन चल रहा है अभी, तो हम भी ट्रेन में खड़े हैं, तो इसका मतलब क्या, ट्रेन के साथ साथ हमारा भी बॉडी सामने की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, सामने की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अभी जब ट्रेन रुका तो क्या हुआ, हमारे बॉडी का जो नीचे का पोर्शन है वो ट्रेन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, डायरेक्ट कांटेक्ट में। इसीलिए ट्रेन ने जब ब्रेक अप्लाई किया तो बॉडी के नीचे के पोर्शन को भी एक ऑपोजिट साइड में फोर्स लगा। ठीक है, ऑपोजिट साइड में पहले उसे एक फोर्स लगा, क्यों, वो ट्रेन के साथ कांटेक्ट में है, ट्रेन के साथ वो कांटेक्ट में है। अभी इसीलिए क्या हुआ कि नीचे का पोर्शन पहले रुक गया। ठीक है, नीचे का पोर्शन रुक गया, वो वहीं पर खड़ा रहा, लेकिन ऊपर का जो पोर्शन है, हमारे बॉडी का ऊपर का जो पोर्शन है, उस पर तो कोई डायरेक्ट फोर्स नहीं लगा है क्या, हमारे बॉडी के ऊपर के पोर्शन में किसने फोर्स दिया, किसी ने भी नहीं, तो फिर कोई फोर्स हमारे बॉडी के ऊपर के पोर्शन में नहीं लगा। तो इसी वजह से क्या हुआ, हमारे बॉडी का जो ऊपर का पोर्शन है उसका नेचुरल टेंडेंसी क्या हुआ कि उसके ऊपर F अप्लाइड कितना है, 0, और वो एक v इक्वल्स टू कांस्टेंट एक वेलोसिटी से वो थोड़ी देर पहले मूव कर रहा था। ठीक है, उसमें एक वेलोसिटी था, तो इसीलिए उसका टेंडेंसी होता है कि वो उसी स्ट्रेट पाथ में मूव करता रहे। ठीक है, इसीलिए हमारे बॉडी के ऊपर के पोर्शन में डायरेक्ट कोई फोर्स एप्लीकेशन ना होने की वजह से हमारा बॉडी ऐसे एज इफ वो सामने की तरफ जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में ऐसे चला जाता है। आप देखेंगे ऐसे ऐसे नहीं जाता। ठीक है, इधर इधर चला गया ऐसे नहीं होता, स्ट्रेट लाइन में। यही तो यहाँ का रूल है काइनेटिक इनर्शिया का, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। इसीलिए हमारा बॉडी हमेशा कैसे मूव करता है, ऐसे हम सामने की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, क्यों, बॉडी के ऊपर का पोर्शन अपना जो काइनेटिक कंडीशन है उसको बरकरार रखना चाहता है। इसी को हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक इनर्शिया। ठीक है, काइनेटिक इनर्शिया, समझ गए हो गया। तो ये हो गया हमारा मेन कॉन्सेप्ट स्टैटिक एंड काइनेटिक इनर्शिया का।
आप देख लीजिए एक और बार, ठीक है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। तो आज मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं, ठीक है। एक और चीज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं कि ये रेफरेंस फ्रेम क्या चीज होता है। रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रेफरेंस फ्रेम क्या चीज है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप थोड़ा लिख लीजिएगा। इतना इतना याद रखिए, आपको पूरा ये टोटल कुछ मतलब याद रखने का जरूरत नहीं है। इतना याद रखिए, इतना याद रखिए, आप रिलेट कर देंगे इनके साथ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज एक और कॉन्सेप्ट क्या है वो, रेफरेंस फ्रेम। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैकेनिक्स में। रेफरेंस फ्रेम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो क्या बोला मैंने अभी, क्या बोला, सॉरी, रेफरेंस फ्रेम, और इसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हम बोलते हैं। तो क्या चीज है ये रेफरेंस फ्रेम या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो भी मैं बोल रहा हूं, क्या चीज है? देखिए दोस्तों, एक चीज समझना है, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह है, वो सिस्टम है, ठीक है, जिसमें कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ठीक है। ऑब्जर्वर मतलब अगर मान लीजिए आपके सामने से एक कार जा रही है, ठीक है, आप कार जा रहे हैं, तो आप उस कार को खड़े होकर देख रहे हैं, ठीक है, कि वो कार जा रहा है, ठीक है, कार जा रहा है। जहां पर आप खड़े होकर उस कार को देख रहे हैं, जिस जगह पर आप है, जिस सिस्टम में आप है, ठीक है, जिस फ्रेम में आप है, उसको फ्रेम मतलब क्या होता है? फ्रेम मतलब एक एरिया होता है, ठीक है, मतलब जहां पर आप खड़े हैं उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अभी ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करके एक ऑब्जेक्ट का जो रिलेटिव मोशन है वो चेंज होता है। अभी आप बोलेंगे सर रिलेटिव मोशन क्या चीज है? रिलेटिव मोशन एक ऐसा चीज है, मतलब रिलेटिव मोशन क्या है? एक ऑब्जेक्ट मतलब अगर यहां पर है तो उस ऑब्जेक्ट की जगह खड़े होके अगर हम दूसरे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी या मोशन कंडीशन को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट की तुलना में उस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। रिलेटिव मतलब क्या? रिलेटिव मतलब एक के रिलेशन में दूसरा, एक के रिलेशन में दूसरे का वेलोसिटी कितना है, इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो अभी बात क्या हुआ, देखिए एकदम इजी बात। मान लीजिए मैं आपको एकदम बहुत सिंपलेस्ट वे में समझा रहा हूं। मतलब मान लीजिए आप ट्रेन पर खड़े हैं, ठीक है, आप ट्रेन पर खड़े हैं, दो ट्रेन ऐसे पास में चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे पास में एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो आपका ट्रेन में जिस वेलोसिटी में चल रहा है और आपके साइड वाला जो ट्रेन है वो भी उसी वेलोसिटी में चल रहा है, ठीक है। तो आपके ट्रेन का वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है और वो उस ट्रेन की वेलोसिटी के साथ इक्वल है, ठीक है, इक्वल है, तो मान लीजिए आप साइड में कुछ नहीं देख पा रहे हैं, आपके सामने सिर्फ उस ट्रेन के दरवाजे में एक लड़की खड़ी है, आप देख रहे हैं, और लड़कियों के लिए लड़का और लड़कों के लिए लड़की, ये ऐसा ऐसा तो आप उसको देख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप उसको देख रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे कि अगर दो ट्रेन सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो क्या आपको छोड़ के आगे जा रहा है, या आगे जा रही है, या फिर पीछे जा रहा है, या फिर जा रही है, जो भी आप बोले। तो ऐसा तो कभी नहीं होगा ना, आप देखेंगे आप दोनों एक ही साथ एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों? आप दोनों ही तो मूव कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगेगा कि वो भी अपनी जगह पर है और मैं भी अपनी जगह पर हूं, ठीक है, ऐसा ऐसा क्यों लगेगा आपको? तो इसे ही हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब एक ऑब्जेक्ट की तुलना में और एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी। तो अगर एक ऑब्जेक्ट की तुलना हम दूसरे ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी से करते हैं, दोनों ही अगर सेम स्पीड में चल रहे हैं, सेम वेलोसिटी में चल रहे हैं, तो एक ऑब्जेक्ट की तुलना में दूसरे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा? वही होगा, जीरो होगा। क्यों? दोनों को ही लगेगा कि वो मूव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेम वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। अभी ऐसा ही होता है, रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? देखिए रेफरेंस फ्रेम मतलब मैंने आपको समझा दिया कि जहां पर ऑब्जर्वर खड़ा होता है, ठीक है, ऑब्जर्वर जो मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है वो खड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। तो अभी ये रेफरेंस फ्रेम के भी मतलब रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? रेफरेंस फ्रेम होता है
द फ्रेम और द सिस्टम of which observer belongs। मतलब जिस फ्रेम और जिस सिस्टम से ऑब्जर्वर बिलोंग करता है, मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस फ्रेम। हाँ, तो ये हो गया। अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं। ठीक है, दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। अभी देखिए, अगर मैं किसी जगह पे खड़ा हूं, तो एक तो ऐसा हो सकता है कि उस फ्रेम के ऊपर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, और एक तो ऐसा हो सकता है कि फ्रेम के ऊपर बाहर से कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है। अगर फ्रेम के ऊपर बाहर से कुछ फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो वो फ्रेम क्या होगा? अगर रेस्ट कंडीशन में है तो हमेशा रेस्ट कंडीशन में रहेगा, अगर मोशन कर रहा है तो हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। और अगर फोर्स अप्लाई होता है तो क्या होगा? उस फ्रेम में एक एक्सेलरेशन या फिर एक रिटार्डेशन पाएगा। ठीक है, मतलब क्या? उसका वेलोसिटी या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा, ऐसा कुछ होगा। तो इसके बेसिस पर, ये फोर्स एप्लीकेशन के बेसिस पर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दो तरह, मतलब दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्या वो टाइप्स है? एक टाइप है इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप लिख लेना, और नॉन इनर्शियल फ्रेम। अभी ये क्या चीज है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम? ठीक है, चलिए देखते हैं इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। देखिए, इनर्शिया तो आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया अभी कि इनर्शिया क्या चीज होता है। तो अभी क्या होता है कि इनर्शिया जिस फ्रेम में, जिस रेफरेंस फ्रेम में, मतलब जिस फ्रेम में आप खड़े हो, ऑब्जर्वर खड़ा है, अगर उस फ्रेम के ऊपर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता, तो वो फ्रेम क्या करेगा? अपना जो इनर्शिया है उसको मेंटेन रखेगा। मतलब वो फ्रेम किस कंडीशन में है? इनर्शिया कंडीशन में है। ठीक है, इनर्शिया में है। वो काइनेटिक इनर्शिया हो सकता है, वो स्टैटिक इनर्शिया हो सकता है, मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है या फिर अपनी जगह पर खड़ा रह सकता है। तो ये जो फ्रेम है जिस पर एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाइड, और इसको ही हम बोल सकते हैं F एक्सटर्नल, मतलब बाहर से अप्लाई किया हुआ फोर्स, वो जीरो है। मतलब वेलोसिटी जो है वो या तो जीरो है, और वेलोसिटी इक्वल्स टू कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है। तो उस फ्रेम को हम क्या बोलेंगे? मतलब जिस फ्रेम पर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, उस फ्रेम को हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जिस फ्रेम में ये F अप्लाइड का कुछ एक वैल्यू है और F एक्सटर्नल का कुछ एक वैल्यू है, मतलब बाहर से हमने उस फ्रेम पर कुछ फोर्स अप्लाई किया, किसी ने कुछ फोर्स अप्लाई किया है, तो वो फ्रेम क्या होगा? उसका V इक्वल्स टू कांस्टेंट रहेगा? कभी नहीं रहेगा। उसका V इक्वल्स टू, अगर F अप्लाइड 0 है, उसका V नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा, ठीक है, मतलब there will be some value, there will be some value of acceleration और रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। देखिए, एक्सेलरेशन ही है, उसको हम, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। पॉजिटिव जो होता है उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, नेगेटिव जो होता है उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख दिया सिर्फ, ठीक है, तो आप समझ लेना। तो अगर F अप्लाइड नॉट इक्वल्स टू 0 है, सॉरी माफ कीजिएगा, नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो V नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा, देयर विल बी सम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ दिस रेफरेंस फ्रेम, तो इस रेफरेंस फ्रेम को हम क्या बोलेंगे? देन दिस इज नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। जैसे कि मैं आपको नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का एक एग्जांपल देता हूं। आपने ट्रेन में कभी एक बॉल रख दिया,
ठीक है, ट्रेन में उठ के आप उसके ग्राउंड में बॉल रख दीजिए। आप देखना कि ट्रेन जब सामने की तरफ चलता रहेगा, ठीक है, जितना उसका एक्सेलरेशन आता रहेगा ट्रेन का, जितना वेलोसिटी बढ़ता रहेगा, वो बॉल पीछे मूव करेगा, ठीक है, वो बॉल पीछे मूव करेगा। क्यों? बॉल के ऊपर तो हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, ठीक है, बॉल के ऊपर तो हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, तो क्यों बॉल क्यों पीछे मूव कर रहा है? फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो बॉल को तो इनर्शिया में रहना चाहिए, लेकिन नहीं, वो बॉल है एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में, मतलब ट्रेन में। ट्रेन क्या हो रहा है? एक एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, मतलब उसके ऊपर F अप्लाइड का भी कुछ वैल्यू है, V नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब ये सेटिस्फाई हो गया, तो ट्रेन का एक एक्सेलरेशन है। अगर ऐसे नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में ट्रेन, मतलब ट्रेन ऐसा नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, इसीलिए वहां पर न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो अप्लाई नहीं होगा, मतलब फोर्स अप्लाई डायरेक्टली कुछ नहीं हुआ, फिर भी बॉल मूव कर रहा है, बॉल का रेस्ट से मोशन कंडीशन में आ रहा है, तो न्यूटन्स लॉ यहाँ पे डेविएट कर गया, ठीक है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं? न्यूटन्स लॉ, यहां पर आप मार्क करके लिख लीजिए, मार्क करके आप लिख लीजिए कि न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर ओनली applicable in inertial frame of reference, ठीक है, ओनली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल होता है। इसमें नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं होंगे, आप मान ये समझ लीजिए, ठीक है, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। अभी बॉल के ऊपर, बॉल जब ट्रेन पर था, उस बॉल के ऊपर भी पीछे एक फोर्स लगा है, इसीलिए तो बॉल मूव किया, ठीक है, फोर्स अगर नहीं लगता तो बॉल तो मूव नहीं करता, फोर्स लगा है, लेकिन जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स, मतलब हमारा दिया हुआ फोर्स नहीं है, उसको हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स, मतलब नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में एक और चीज काम करता है, एक और चीज यहाँ पे काम करता है, क्या है वो? स्यूडो, PACUDO, स्यूडो फोर्स, ठीक है, स्यूडो फोर्स यहाँ पे काम करता है, क्या यहाँ पे काम करता है? स्यूडो फोर्स। अभी स्यूडो फोर्स क्या है, ये हमारे नेक्स्ट वीडियो का एक मेन टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, स्यूडो फोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और गाइस, मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर सक्सेस पाना है तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं। कोई आपको जो भी लोग बोले कि हम 10 दिन में नीट क्रैक करा देंगे, 1 महीने में नीट क्रैक करा देंगे, 10 दिन में बोर्ड में 95% ला देंगे, देखिए भाई, मेरा खुद का 93% 4% मेरा बोर्ड में है, ठीक है, तो मैं जानता हूं कितना, मतलब उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, फिर जाके ये स्कोर आता है, और नीट कितना डिफिकल्ट है वो भी मैं जानता हूं, ठीक है, वो भी मैं जानता हूं। तो बिकॉज मैंने भी एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर किया है, तो वो करना कितना डिफिकल्ट है और कितना उसमें मोटिवेशन और जो एंथुसियाज्म लगता है वो मैं जानता हूं। तो आपको मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, स्टडी, मतलब सक्सेस हैज नो शॉर्टकट्स, तो प्लीज कीप हार्ड वर्किंग एंड